अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सरोज अहमद खान हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कोविड का घर का मैनेजमेंट, यानी घर में कोविड पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे केसेस हो रहे हैं हर जगह, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी। और बहुत सारे पेशेंट्स जो हमको पता है कि मैक्सिमम पेशेंट जो वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी या उनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या तो उनको कोई सिम्टम नहीं होता है या उनको माइल्ड सिम्टम होता है। तो ऐसे पेशेंट को घर में रूल भी है कि आप इसको होम क्वारंटाइन कर सकते हो और उसको वहाँ घर में मैनेज कर सकते हो। तो मेरे को तकरीबन हर दिन 4-5 कॉल्स आती हैं कि क्या मैनेज किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, क्या दवाई खाई जाए, क्या ग़िज़ा खाया जाए, कौन सी ड्रग खाई जाए, कौन सी ड्रग अवॉइड की जाए, कितना रेस्ट किया जाए, कब टेस्ट किया जाए। ये सारे क्वेश्चंस मैं आज हैंडल करूंगा। इन चीज़ों के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा कि घर में आप एक कोविड पेशेंट को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो मैं ये बता रहा था कि अभी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं मार्केट में, सोशल मीडिया पर, इवन प्रिंटेड मीडिया में भी। तो उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी गलत चीज़ें बताई गई है और बहुत सारी गलत चीज़ें लोग अपना रहे हैं। उसकी वजह से नुकसान हो रहा है ज़्यादा और टेंशन ज़्यादा हो रहा है, एप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं जो वीडियो बनाऊंगा, मेरा वीडियो गाइडलाइंस बेस्ड होगा, यानी सीडीसी की गाइडलाइंस है, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो इंडिया का है उसकी गाइडलाइंस है। तो ये गाइडलाइन बेस्ड ही मैं अपना वीडियो बनाऊंगा ताकि इसमें कोई कुछ स्पैम नहीं हो, कुछ ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन और गलतफहमी नहीं हो। तो मैं ये स्टार्ट करूंगा बोल के कि पहले जो है, अगर आपको फीवर है और खांसी मामूली थी या ड्राई खांसी है और एक्स एंड पेन्स है, थकावट है, फटीग है, जॉइंट्स में दर्द है, ये, और जैसे हम बोलते हैं कि टेस्ट नहीं आ रहा है या स्मेल पावर ख़राब हो गई है, ये सिम्टम्स हैं कि आपको कोविड हुआ है। अगर आजकल के टाइम पर अगर ये सिम्टम किसी को हो रहे हैं तो हम बोलते हैं कि कोविड का टेस्ट करो। ये सिम्टम हालांकि फ्लू में भी हो सकते हैं, सिमिलर तकरीबन है, कोई खास कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो लेकिन क्योंकि आजकल कोविड का पैंडेमिक चल रहा है तो हम समझते हैं कि कोविड का टेस्ट ज़रूरी करना चाहिए। अब आपने टेस्ट किया और पॉजिटिव निकला है, तो या आपका अपना है या आपके किसी फैमिली मेम्बर का है। अब उसको क्या करना चाहिए? पहले तो वो डॉक्टर के कांटेक्ट में रहे ताकि अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी इमीडिएटली उस डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगा कि मेरे को ऐसी बात हो गई है। ये पहले एक कांटेक्ट होना चाहिए, यानी कोई डॉक्टर के पास आप गए हो, जिससे आप मिले हो, जिसने आपको एग्जामिन किया है, पहली बार कम से कम देखा है। उसके बाद आपको घर में बैठना है, क्योंकि आप एसिम्प्टोमेटिक हो या माइल्ड केस हो। माइल्ड केस में मैंने बताया खांसी मामूली है, थोड़ा सा बुखार है और एक्स एंड पेन्स है, दर्द हैं जिसमें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसके लिए आपको एक रूम की ज़रूरत है, अलग रूम की ज़रूरत है, एक सेपरेट रूम की ज़रूरत है जहां आप बैठेंगे। और उस रूम के साथ एक अटैच बाथरूम होना चाहिए जो कि कोई और शेयर ना करे, क्योंकि जब शेयर करेगा तो उसको भी इन्फेक्शन का खतरा है, इसीलिए एक सेपरेट बाथरूम हो। और अगर बाथरूम ना हो तो उस बाथरूम को सैनिटाइज, जैसे नॉर्मल हमारा बाथरूम में डिसइंफेक्टेंट होता है, उससे हम सैनिटाइज कर सकते हैं हर यूज़ के बाद। अदरवाइज अगर अटैच बाथरूम है, आप ही यूज़ कर रहे हो या जो इसको प्रॉब्लम है वो भी यूज़ कर रहा है, एक होगी बात। दूसरी बात, उस कमरे में कोई आपको खाना लेके आ रहा है, आपको चाय पानी लेके आ रहा है, खा रहे पी रहे हो आप बैठ के आराम से, आप वहाँ उसका जो बर्तन है वो आप रख रहे हो अलग से, वो उसको ग्लव्स पहन के ले जाता है, वो बेटर है। और आपके बर्तन जो है, जो आपकी यूटेंसिल है, ग्लास है, कप है, चम्मच वगैरह है, वो आपका अलग रखे तो बेहतर है, क्योंकि जो यूटेंसिल्स हैं उनसे भी फैल सकता है। इसलिए फैमिली मेंबर को बचाना आपका फ़र्ज़ है। अब फैमिली मेंबर में भी कौन से लोग हैं जिनको आपका ज़्यादा फ़र्ज़ है बचाना? स्पेशली जो एल्डरली है, यानी बुज़ुर्ग हैं, खासकर जो 60 के ऊपर हैं, वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो बुज़ुर्ग, या इवन यंग जिसको हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, या कोई वैसा पेशेंट जिसको कैंसर है या कोई स्टेरॉइड पर है, ये पेशेंट्स को आपका फ़र्ज़ है बचाना। तो इन लोगों से तो आप बिल्कुल दूर रहोगे, इनके नज़दीक भी नहीं आओगे, अपने को आइसोलेट करोगे। तो ये एम है हमारा, ताकि हम जो इन्फेक्शन है कोविड का वो बाकी लोगों को ना लगे, क्योंकि उनकी मोर्टालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यंग लोगों में मोर्टालिटी काफ़ी कम है, बच्चों में उससे भी कम है, और अगर हेल्दी आदमी है तो उसको अच्छी रिकवरी होती है उसकी। तो
स्मोकर जैसे होते हैं, जैसे जिसको चेस्ट की प्रॉब्लम होती है, स्मोकर है, ब्रोंकल एजमा है जिसको अस्थमा बोलते हैं हम, या सीओपीडी है, ब्रोंकाइटिस है, खांसी है, पुरानी खांसी है, या किसी को टीबी हुआ है पहले, ये लोगों को जिनको छाती की इन्फेक्शन हुआ था छाती का, तो उनको रिस्क जो है मोर्टेलिटी भी आगे ज़्यादा है और इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा भी है, उनका जो कोर्स है वो थोड़ा ख़राब भी होता है। इसलिए अगर आप स्मोकर हैं तो ये आपके पास एक बेहतरीन टाइम है जहाँ कि आप स्मोकिंग बंद कर सकते हो। तो आप इस कमरे में बैठे हैं, ठीक है, अब आप खाने का सोचो क्या करना है। खाने का नॉर्मल जैसे खाना खाते हैं आदमी वैसे आप भी खाओगे, लेकिन आप क्या करोगे, पानी बहुत ज़्यादा पियोगे, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखोगे। अगर आपको फ्रेश जूसेस मिलते हैं, फ्रेश जूस पियोगे, दूध पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखोगे। अगर आपको डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, या खुद आप बहुत मोटे हो या आपको खुद डायबिटीज़ है, तो ऑब्वियसली जूस वगैरह अवॉइड करोगे। उसके अलावा आप फ्रूट्स खाओगे, फ्रेश फ्रूट्स खाओगे, फ्रेश सैलड खाओगे, फ्रेश वेजिटेबल्स खाओगे और एक हेल्दी डाइट खाओगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने पानी का बताया कि पानी आप काफ़ी ज़्यादा पियोगे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है दवाई का चक्कर। मेरे को पूछते हैं कि दवाई क्या खाई जाए, कौन सी दवाई खाई जाए। जैसे अभी मार्केट में कुछ लोग क्लोरोक्विन खा रहे थे अभी तक, अब थोड़ा सा क्लोरोक्विन का जो हाइप था वो कम हो गया, लेकिन क्लोरोक्विन भी खा रहे थे लोग, एजिथ्रोमाइसिन खा रहे थे। खासकर एजिथ्रोमाइसिन और क्लोरोक्विन जब कंबाइन करके खा रहे थे तो उसमें हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। एक इंटरवल बोलते हैं हम ईसीजी में, उसको हम बोलते हैं क्यूटी इंटरवल। वो क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करता है, क्लोरोक्विन भी प्रोलॉन्ग करता है, बढ़ाता है, और एजिथ्रोमाइसिन भी इसको बढ़ाता है। वो क्यूटी इंटरवल बढ़ने की वजह से एरिथमियाज होती हैं, यानी हार्ट की रेट जो है वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाती है, और एरिथमिया यानी कुछ इरेगुलर रिदम हो जाती है, उसकी वजह से हार्ट बैठ सकता है और आदमी की सडन डेथ भी हो सकती है। तो क्लोरोक्विन को चलो हमने आहिस्ते से भुला दिया, खत्म कर दिया। एजिथ्रोमाइसिन खाते हैं, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन का एक एंटीवायरल इफेक्ट होता है। एजिथ्रोमाइसिन सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी प्रिवेंट कर सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इफेक्टिव है, चलो एक कोर्स खा लोगे आप 5 दिन का एजिथ्रोमाइसिन का। लेकिन और कुछ दवाइयाँ जैसे आइवरमेक्टिन है, ये कीड़ों की दवाई है, ये अंतड़ियों में जो कीड़े होते हैं ना उनको मारता है। इसका देखा गया है कि इसके एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं आइवरमेक्टिन के, लेकिन वो प्रॉपर्टीज अटेन हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो टेस्ट किए हैं वो इन वाइट्रो टेस्ट किए हैं, वो लैब में टेस्ट किए हैं सीधे वायरस के ऊपर। लेकिन जब हम आइवरमेक्टिन खाते हैं, आइवरमेक्टिन जो है वो कीड़ों की दवाई है, वो इंटेस्टाइन में ही रहता है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, तभी तो वो कीड़ों को मारता है, अंतड़ियों के कीड़ों को मारता है। अगर वो एब्जॉर्ब होकर खून में आ जाए, बॉडी में आ जाए, तो वो कीड़ों को मारेगा नहीं। तो इसीलिए अब जब उसका हम देखते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स हम बोलते हैं उसको, उसमें जब हम देखते हैं कि अगर हम मैक्सिमम डोज भी आइवरमेक्टिन का दें तो वो इतना लेवल नहीं होता है ब्लड में कि वो इस वायरस को मार सके। सो अगेन वेस्ट हो जाता है, फालतू में लड़के इतने बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट फालतू में आइवरमेक्टिन खा रहे हैं। तो मेहरबानी करके आइवरमेक्टिन नहीं खाएंगे आप। फिर डेक्सामेथासोन है, डेक्सामेथासोन दे दो यार, डेक्सामेथासोन से फायदा होता है। डेक्सामेथासोन सिर्फ फायदेमंद तब है जब आप आदमी सीरियस हो, उसको दोनों साइड से निमोनिया हुआ हो, उसको ARDS हुआ हो, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत है, जो वेंटिलेटर पर वगैरह है, उन लोगों को डेक्सामेथासोन का फायदा है। जो सीरियस केसेस हैं, जो माइल्ड केसेस हैं, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, उनको कोई मतलब नहीं है डेक्सामेथासोन देने का। इनफैक्ट डेक्सामेथासोन देखा गया है कि वो शुगर के लेवल बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, और जो वायरस है बॉडी में, मुंह में, उसका जो स्टे है मुंह में, गले में, वो प्रोलॉन्ग करता है, यानी ज्यादा देर तक वायरस मुंह में रहता है उन लोगों को, एज कम्पेयर टू उन लोगों को जो डेक्सामेथासोन नहीं लेते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी फ्री हो जाओ तो डेक्सामेथासोन आप नहीं लोगे। हो गया ये। उसके बाद आता है फैवी फ्लू करके कोई दवाई आती है, या फैवीपिराविर बोलते हैं इसको बेसिकली। वो फैवीपिराविर जो है वो एंटीवायरल दवाई है, लेकिन इतनी कोई स्पेसिफिक दवाई, इतनी कोई स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं है। मॉडरेट केसेस में देखा गया, मॉडरेट इफेक्ट ही है उसका। माइल्ड केसेस में, एसिम्प्टोमेटिक में केसेस में उसका कोई फायदा नहीं है। सीवियर जो डाइंग पेशेंट्स है, क्रिटिकल पेशेंट्स है कोविड के, उनमें भी फैवीपिराविर का कोई रोल नहीं है। फिर रेमडेसिविर का बहुत बड़ा शोर था। रेमडेसिविर भी एक कंपैशनेट यूज में यूज हुआ है। कंपैशनेट यूज क्या होता है कि ऑफ लेवल जिसको हम बोलते हैं, उसी को इन्होंने एक नया नाम दे दिया, कंपैशनेट यूज। ऑफ लेवल क्या होता है, यानी कोई दवाई यूज की है, उसका वो इंडिकेशन नहीं है कि इसकी वजह से आप ये दवाई इस चीज के लिए खाओ, लेकिन अब खुद ही बोल दिया चलो यार इसको ट्राई करो कोविड में, शायद कोविड में भी कोई फायदा हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ऑफ लेवल यूज। तो उस ऑफ लेवल को एक नया टर्म यूज किया, कंपैशनेट यूज। तो कंपैशनेट यूज के तौर पर उसको यूज किया। क्या इसका इफेक्ट है इतना ज्यादा? बहुत कम। साइड इफेक्ट प्रोफाइल खराब, बहुत साइड इफेक्ट करता है। सीरियस केसेस होंगे उसमें रेमडेसिविर काम करता है थोड़ा बहुत,
कोई खास नहीं है। लेकिन एक जो घर में आप बैठे हैं एज ए एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, एज ए माइल्ड केस, आपको तो इनके बारे में सोचना भी नहीं है। सो फिर आप कौन सी दवाई आप खाओगे? पैरास्टामोल, सिंपल स्ट्रेट 650 मिलीग्राम का पैरास्टामोल टैबलेट, दिन में 2 बार खाइए, दिन में 3 बार खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ है बिल्कुल, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बुखार उतर जाएगा, 3-4 दिन के बाद आपका बुखार उतर जाएगा। जो आपको खांसी थोड़ी सी थी वो 7-8 दिन में खत्म हो जाएगी अगर थी थोड़ी सी, और आपको जो टेस्ट वगैरह का मसला है 2 हफ्ते में वो भी कम हो जाएगा। जो एक्स एंड पेन्स थी, बॉडी में दर्द थी, उसमें भी 7-8 दिन में वो भी पूरा ठीक हो जाता है। लेकिन मॉनिटर कैसे करोगे? अब मॉनिटर का चक्कर है, आप आदमी को मॉनिटर कैसे करेंगे? कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं है कोई डिटोरेट हो जाएगा। सो 2 चीज़ें आप मॉनिटर के लिए यूज़ करोगे। एक आप यूज़ करोगे एक थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर देखोगे, 4-4 घंटे के बाद थर्मोमीटर से टेम्परेचर देखोगे। टेम्परेचर देखा, एक छोटी सी डायरी रखी, उस पर रिकॉर्ड कर दिया। नॉर्मल टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर है 99, 99.5, 100 है, कोई बात नहीं है। ज़्यादा 100 के ऊपर है, आप कोल्ड स्पॉन्जिंग भी कर सकते हो या पैरास्टामोल खा सकते हो। हो गया ये रहेगा, जैसे मैंने बोला 2-4 दिन रहेगा, उतर जाएगा उसके बाद कोई मसला नहीं है। अगर ये 5-7 दिन के बाद भी बुखार रहा और हाई ग्रेड फीवर हो गया, 102, 103, 104 हो रहा है और उतर नहीं रहा है, तब जाके कोई रिस्क है कि भाई यार ये इन्फेक्शन तो नहीं बढ़ गया है। दूसरी चीज़ जिससे आप मॉनिटर करोगे वो है आपका, जिसको हम बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो आपका ऑक्सीजन दिखाएगा और आपकी पल्स दिखाएगा। ऑक्सीजन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस कोविड में। तो मैं आपको ये पहले पल्स ऑक्सीमीटर दिखाता हूँ। ये पल्स ऑक्सीमीटर है, छोटी सी मशीन है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। तकरीबन 1000, 1500, 1500 रुपये का आ जाता है। मैक्सिमम जो है ये चाइना में बनते हैं, अभी इंडिया भी बना रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि जो आपको पसंद आएगा ब्रांड वो आप ले सकते हो। इसको छोटा सा बटन है, यहाँ ऑन करने के लिए स्विच है। इसको उंगली को आपने ऐसे रखा या किसी में उल्टा रखना है, कोई मसला नहीं, वो देख सकते हो आप आराम से। ये रखा आपने, ऊपर से इसको चालू कर दिया, ये आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया। और कुछ देर के बाद आपको ये रीडिंग दिखाएगा। ये 2 रीडिंग दिखाएगा, एक दिखा रहा है ये पल्स और दूसरा दिखा रहा है ये ऑक्सीजन। जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये मेरा पल्स दिखा रहा है तकरीबन 95, 96 और ये मेरे को ऑक्सीजन दिखा रहा है 96 शायद, जी 96 दिखा रहा है, मेरी पल्स से 94 दिखा रहा है। सो ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है, जहां अभी मेरा 96 ऑक्सीजन है, ये सही है। 96, 95, 97, कभी 98 भी आता है, ये नॉर्मल है। तो ये भी आप 4-4 घंटे के जब आप टेम्परेचर देखोगे उस टाइम पर ये भी आप चेक करोगे। अगर आपका ये 95 के ऊपर रहता है, आप सेफ हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आप चेक करोगे। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपका ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, अभी 95 से 94 हो गया, कुछ घंटे के बाद या दूसरे दिन आपको 93 आ गया, तो आपको पता है कि मैं फॉल हो रहा है, यानी मेरे अंदर से जो कंडीशन है डिटोरेट हो रही है। अब ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए। आप रेस्ट पे हो, आप कमरे में हो, आप कहीं दौड़ नहीं रहे हो, भाग नहीं रहे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब हो गया आप एट रेस्ट। हो सकता है 93, 92 को भी टॉलरेट करोगे, उतने कम ऑक्सीजन को टॉलरेट करोगे, ब्रेथलेस नहीं हो जाओगे। तो लेकिन वो तो फॉल तो हो रहा है, वो फॉल आपको डायग्नोज सिर्फ यही करेगा, ये पल्स ऑक्सीमीटर आपको डिटेक्ट करेगा कि फॉल हो रहा है। अगर आपने डिटेक्ट नहीं किया तो आहिस्ते आहिस्ते जो है ये फॉल होते होते कभी बहुत लो हो सकता है, 90 के नीचे हो जाए, 85, 80 हो जाए, तो आप सडनली कोलैप्स होंगे। जैसे आपने सुना होगा एक टर्म बोलते हैं हैप्पी हाइपॉक्सिया बोलते हैं हम लोग। ये जो हैप्पी हाइपॉक्सिया ऐसा नहीं है कि पेशेंट बिल्कुल अच्छा खासा है और अचानक कोलैप्स हो गया और अचानक उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया और लो हो गया और मर गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको बेसिकली अंदर से निमोनिया है, उसको दोनों साइड से निमोनिया हुआ है, निमोनिया बढ़ रहा है, निमोनिया बढ़ते बढ़ते उसका ऑक्सीजन उसने कम कर दिया, और जब कम कर दिया तब तक वो टॉलरेट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बैठा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। और वन फाइन डे जब उसको कम हो जाए, 80 की तरफ आ जाए, तो वो कोलैप्स होकर गिर जाता है और हम बोलते हैं यार उसको अचानक मर गया और अचानक ये हो गया। बेसिकली उसको अंडरलाइंग जो डिजीज प्रोसेस है वो चल रहा था, उसको डिटेक्ट करने के लिए आपको पल्स ऑक्सीमीटर एक बहुत अच्छी एक एपरेटस है जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि ऑक्सीजन तो नहीं कम हो रहा है। अगर आपका 95 के ऊपर चल रहा है, 95, 96, 97, डोंट बॉदर, आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन चेक हर 4 घंटे के बाद कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आपके पास दूसरा एक मशीन है जो छोटे से एपरेटस है, ये है आपका इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर इसको बोलते हैं। ये इंफ्रारेड टेक्निक से यूज होता है, थर्मल स्कैनर है ये, टेम्परेचर देखने के लिए, बेसिकली टेम्परेचर देखने की मशीन है। यहाँ से इसका टेम्परेचर देखता है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने इसको सामने रखा,
यहाँ से मेरा इसका ये ट्रिगर जैसा है, इसको मैंने माथे के 1 सेंटीमीटर दूर रखा, मैंने प्रेस किया, पहली बार इसने स्टार्ट किया देखना, अब इसने डिटेक्ट किया। आप देख सकते हैं क्या टेम्परेचर दिखाया इसने, ये इसने दिखाया 36.4, तो काफ़ी ठीक है, 97 डिग्रीज है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये अगर आपका 99 के ऊपर आता है या 98.6 के ऊपर आता है तो आपको बुखार है। तो ये आप 4-4 घंटे के बाद यूज़ कर सकते हो। इसका एडवांटेज है ये आप दूसरों को भी घर में यूज़ कर सकते हो दूर से ही। जो थर्मोमीटर नॉर्मल होता है मुंह में रखना है, फिर मुंह से दूसरे को करना है, कितना वॉश किया, नहीं साफ किया, गंदा हो गया, अब एक का इन्फेक्शन दूसरे को लग गया, दूसरे का तीसरे को लग गया, उससे आप बचते हो स्कैनर से। सीधा किया प्रेस और सीधा दिखाएगा ये, और एट ए टाइम आप बहुत लोगों को भी देख सकते हो, और दूर से ही देखना है, टच भी नहीं करना है किसी को, नो टच टेक्निक से हो रहा है। सो ये आपको तकरीबन बाजार में, ये चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं, ये आपको बाजार में जो डब्बा आता है, इसका पैकेट आता है, उस पर लिखा होगा 8,000 रुपीज़, 8,500 रुपीज़। आप बार्गेन करेंगे वो अराउंड 4,000 रुपीज़ आपको दे देगा। सो ये दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दो चीज़ों से आप अपने को मॉनिटर करोगे। ड्रग्स के बारे में बताया, मॉनिटरिंग के बारे में आपको मैंने बताया, फूड के बारे में मैंने आपको बताया, पानी के बारे में आपको मैंने बताया, और 2-3 चीज़ें मैं और इम्पॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। और दोस्तों, जब आप मैनेज करोगे, मॉनिटर करोगे अपने आप को, या जो कोई पेशेंट होगा आपका उसको घर में, तो उस टाइम पर आप कुछ टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कोविड का टेस्ट किया और पॉजिटिव आया था, वो एक उस टाइम पर आप, आजकल होम सर्विस भी होती है, लैब वाले घर में आके भी सैंपल लेते हैं। एक CBC कर सकते हो, एक KFT कर सकते हो, किडनी फंक्शन टेस्ट, अगर पॉसिबल हो एक ECG कर सकते हो बेस लाइन, खासकर अगर कोई एल्डरली पेशेंट है जो होम क्वारंटाइन पे है या होम आइसोलेशन पे है, अगर 40 के ज़्यादा है उसकी एज, या हाइपरटेंसिव वगैरह है, एक ECG ज़रूरी कर रही है, बेसलाइन ECG। और एज ए रूटीन मेरे हिसाब से हर इंसान को एक एक्सरे चेस्ट करना चाहिए। अगर एक्सरे चेस्ट में कुछ शेडोज़ हैं, दोनों साइड से शेडोज़ हैं, फिर इवन दो आपको सिम्टम्स कम हैं, आप माइल्ड केस नहीं, आप मॉडरेट केस में आ जाते हो, फिर आपको उस सूरत में हॉस्पिटल में एडमिशन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए एक्सरे चेस्ट बेसलाइन करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोगों को तो CT करना पड़ता है, CT से डिटेक्ट होता है कि इनको दोनों साइड से लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ है। वो तो आगे की बात है, वो तो सीरियस केस है या मॉडरेट केस है जिनको एडमिशन की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस वक्त वो पेशेंट्स की, वो जो माइल्ड हैं या एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको हम घर में मैनेज कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी मैंने बताया, एक CBC, एक KFT, एक ECG बेसलाइन और एक एक्सरे चेस्ट बेसलाइन। ये करके जो आपका अपना डॉक्टर है, उसके कंटैक्ट में जो आप हो, उनके साथ ये शेयर कर सकते हो, ताकि वो आपको गाइड कर सकता है इसके बारे में। और मैं अब आपको ये बात पॉइंट बताना चाहता हूँ कि एक जो कोविड पेशेंट होता है उसको एक लोनलीनेस फील होती है बेचारे को। वो सोचता है मैं अकेला रह गया, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मैं कट ऑफ हो गया, एक ऊपर वाले कमरे में, ऊपर वाले फ्लोर में कमरे में बैठ गया मैं अलग से, कोई हॉल में बैठ गया बेचारा अलग से। तो एक दुखी, एक लोनलीनेस फील होता है उसको। उसके लिए ये तरीका है कि आप क्या कीजिए, आप अपने जो नेट है, मोबाइल है, उसमें नेट लगाइए। नेट के साथ आप अपने को जो फैमिली है उनके साथ कांटेक्ट में रहिए, एक वीडियो कॉलिंग कीजिए, एक नेट हमेशा चालू रखिए, इंटरनेट, और वीडियो कॉलिंग चालू रखिए। तो जैसे भी जो भी आप कुछ कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बात कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो और साथ साथ आप उनको भी देख रहे हो, वो आपको देख रहे हो, आप बातें कर रहे हो उनसे, फैमिली मेम्बर्स से, उनने भी अपना वीडियो कॉलिंग चालू रखा है, आपके साथ कनेक्टेड हैं वो लोग। तो वो नीचे दूसरे किसी कमरे में हैं, या आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उन सब के साथ आपका एक लिंक इसके थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो सकता है। उससे आप चेयरफुल रहोगे, उससे आप बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छी तरह से पास होगा। उसके अलावा मैं चाहता हूँ आप फिजिकली भी एक्टिव रहें, कि आप घर से नीचे उतरें और बाहर निकले। अगर आपके पास एक कंपाउंड है, एक आंगन है, उसमें आप चलिए, तकरीबन दिन में 3 बार चलिए, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर को, 10 मिनट शाम को चलिए। वो हेल्दी है आपके लिए, उससे आप अच्छा फील करोगे, फिजिकली भी फिट फील करोगे, और एक फ्रेश हवा में भी आओगे, वो भी आपके लिए अच्छा है। प्लस अगर धूप है तो आप आंगन में एक कुर्सी लेकर बैठिए, तकरीबन घंटा भर धूप भी दीजिए, तो धूप से जो है वायरस मर जाता है और आपको विटामिन D भी मिलेगा। तो ये आपके लिए हेल्दी हैबिट्स हैं, जिससे आप अपना टाइम भी अच्छी तरह से पास होगा और हेल्दी भी फील करोगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो अप रहनी चाहिए, बूस्ट अप रहनी चाहिए। डिप्रेशन जो है इम्यूनिटी को उतार देता है, दुखीपन, लोनलीनेस इम्यूनिटी को नीचे कर देता है। सो आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है, चेयरफुल रहने की ज़रूरत है, जिससे आप इस वायरस को मार सकोगे और इस डिजीज़ को डिफीट कर सकोगे इंशाल्लाह। बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपके फेवर में है, तो ये आपको सोचना है, पॉजिटिव आपको रहना है। इसलिए क्योंकि स्टैट्स जो है वो ये दिखाते हैं कि 97 to 98% जो है, 97 to 98%
जो कोविड के पेशेंट्स हैं वो तो रिकवर हो रहे हैं, उनमें से आप भी हो इंशाल्लाह, उनमें से इंशाल्लाह मैं भी हूँ, उसमें बाकी लोग भी, हम लोग तो हम इंशाल्लाह सालों सब जो पेशेंट्स हैं हम सब रिकवर होंगे। तो 97 to 98% जो रिकवर होते हैं वो हेल्दी पेशेंट्स होते हैं, उनको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ नहीं होती है नॉर्मली। बहुत रेयरली आप सुनोगे कि कोई यंग आदमी मर गया जिसको कुछ भी नहीं था, लेकिन अमूमन जो मर रहे हैं वो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, कार्डियक पेशेंट्स, जैसे मैंने बताया डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या अंडरलाइंग कोई सीरियस कोमॉर्बिडिटी है, उन लोगों को डेथ होती है। सो जस्ट ये टाइम पास करने की ज़रूरत है, 14 दिन इंशाल्लाह जल्दी निकल जाएंगे। आप होपफुल रहिए, आप चेयरफुल रहिए, और जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आप फॉलो कीजिए। उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसको मैं बोलता हूँ MDH, जिसमें है मास्क। जब आप निकलोगे ठीक होने के बाद इंशाल्लाह 14 दिन के बाद, तो आप मास्क फिर भी यूज़ करेंगे, खासकर जहाँ सोशल गैदरिंग है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ। दूसरा, आप जो है डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, यानी जब आप किसी से मिलेंगे तो दूर से मिलेंगे, दूर से बात करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि चाहे डिजीज़ हुई है चाहे डिजीज़ नहीं हुई है, तो हम लोग एक सोशल डिस्टेंसिंग आगे भी मेंटेन करेंगे। 6 फीट के आगे से दूर से बात करें तो सेफ है, 15 मिनट से कम टाइम से बात करें किसी से तो वो सेफ है। अगर आपने 15 मिनट से ज़्यादा बात किसी से की और वो पॉजिटिव है और जो डिस्टेंस थी वो 3 फीट से कम है, तो रिस्क जो है कोविड होने का ज़्यादा है। तो ये भी हम ख्याल रखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखेंगे। और तीसरी चीज़ जो है डिस्टेंसिंग के बाद हैंड हाइजीन है। उसमें ये जो है कि आप जहाँ भी आपने कहीं टच किया किसी डोर नॉब को, किसी चीज़ को, वहाँ आप हमेशा, या किसी को मजबूरन हाथ लग गया या हैंडशेक करना पड़ा, तो उस टाइम पर आप साबुन से हाथ धो लेंगे। कोई भी साबुन हो वो इसको वायरस को मार देती है। जो वायरस का आउटर लेयर है वो लिपिड का बना हुआ है, यानी चर्बी का बना हुआ है, वो ये कॉस्टिक साबुनें जो होती हैं इनसे गल जाता है और मर जाता है वायरस। तो कोई भी साबुन हो उससे आप हाथ धो सकते हो, खासकर जब आप घर में हो या कहीं ऑफिस में हो जहां आपके पास पानी और साबुन अवेलेबल है। ऑब्वियसली 10-20 सेकंड से ज़्यादा हाथ धोना चाहिए और दोनों साइड से अच्छी तरह से जाग निकाल के हाथ धोना चाहिए। और अगर आप ऑन द वे हो, ऑन द रोड हो, गाड़ी में हो, किसी और जगह हो जहां आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है हैंड वॉशिंग के, वहां आप सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कीजिए जो आपका सैनिटाइजर है उस पर लिखा हुआ है कि मोर देन 60% अल्कोहल है इसमें। तो ये पॉइंट्स हो गए। उसके बाद कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जब 14 दिन हो जाएंगे और ये पीरियड जो है मैंने होम क्वारंटाइन किया और मैंने होम आइसोलेशन किया पॉजिटिव होने के बाद, क्या 14 दिन के बाद मुझे टेस्ट करना है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत लोग पूछते हैं। उसका ये जो रिकमेंडेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने क्लियर गाइडलाइन रखी है कि आपको जब पॉजिटिव होंगे, जब आपने आइसोलेट किया, जब आप ठीक हो गए हैं, जब आपका फीवर 3 दिन से ज़्यादा से उतर गया है और 14 दिन कंप्लीट हो गए, आपको रीटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा टेस्ट करो। अब आप अगर टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया तो आप पैनिक में आ गए, आप दुखी हो गए कि यार मैं पॉजिटिव था, मैं फिर अभी भी पॉजिटिव हूँ। लेकिन आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि ये पॉजिटिविटी जो है ये डेड वायरस की वजह से भी हो सकती है। जो हम PCR करते हैं RT-PCR, वो एक मरे हुए वायरस को जो मुंह में है उसको भी लेके एम्पलीफाई करता है और पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है। यानी RT-PCR पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं कि आप डिजीज्ड हो या आप इन्फेक्टिव हो या आप किसी को फैला सकते हो, वैसी बात नहीं है। एक डेड वायरस को भी ये एम्पलीफाई करके पॉजिटिव टेस्ट दे सकता है। इसीलिए रिकमेंडेशन ये है आजकल कि आप दोबारा टेस्ट मत कीजिए। जब आप 14 दिन आपके पास हो गए, आप फीवर से दूर हो, सिम्टम से दूर हो, आप हेल्दी हो, तो आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं। और एक कुछ क्वेश्चन है मुझे जो पूछते हैं कि क्या हम अपने जो लव्ड वंस हैं, हमारे फैमिली मेम्बर, उनसे मिल सकते हैं? यस, 14 दिन के बाद आप अपने फैमिली मेम्बर से अच्छी तरह से मिलिए, बैठिए उनसे, खाइए पिए उनसे, कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम लोग इसको, ये सारी चीज़ों प्रिकॉशंस वगैरह लेके हम इसको फाइट करेंगे और विल विन इंशाल्लाह, विल फाइट कोविड टुगेदर एंड इंशाल्लाह विल विन अगेंस्ट कोविड। सो जब तक मैं इंशाल्लाह दोस्तों मिलता हूँ अपने नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वायरी है, कोई कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे, आप जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और मैं तो आपको मेक श्योर करता हूँ कि मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ आपको कि आपका क्वेश्चन मैं आंसर ज़रूर करूँगा और टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आपका आंसर जो क्वेश्चन है वो आंसर करूँगा। तो इसके साथ मैं ये आपसे इजाज़त लूँगा इस वक्त। अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस टाइम, बाय।